अनकही मोहब्बत बात फूटी। उनकी आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। या फिर ये कहो कि देव की नींद भगाने में अधीर का सबसे बड़ा हाथ है। अरे सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा अधीर। देव इस वक्त अपना मुंह लटका कर अधीर के सामने बैठा हुआ था। वही अधीर पैक बनाकर आराम से पी रहा था। देव ये देखकर अधीर से बोला, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? मैं ही तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया और तुम मुझे ही नहीं पीने दे रहे हो। इस पर अधीर देव से बोला, क्योंकि मैंने ये अपने लिए मंगवाई थी और यदि तुम्हें पीनी है तो तुम जाकर अपने लिए ले आओ। ये सुनकर तो देव का मुंह ही बन जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसकी थाली से गुलाब जामुन उठाकर खा लिया हो। देव मुंह बनाते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, समय आने दो, मैं भी तुम्हें बताऊंगा। देव ये बोलकर अपने लिए भी दूसरी ड्रिंक की बोतल ले आता है। अब दोनों ही दोस्त मिलकर ड्रिंक करते हैं, जिससे दोनों को नशा हो जाता है। अधीर नशे में बोला, मैंने अपनी बीवी को इतना प्यार किया लेकिन फिर भी उसने मुझे आधी रात को कमरे से बाहर निकाल दिया। ये बोलकर अधीर रोने लगता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर देव का गम भी फूट पड़ता है और वो रोते हुए लगता है, चल भाई, कम से कम तेरी वाली ने तो तुझे कमरे से बाहर निकाला है, मेरी वाली तो मुझे बेच ही देती है। देव भी ये बोलते बोलते रोने लगा कि तभी अधीर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, एक मिनट, मेरी वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो मेरी बीवी है, लेकिन तेरी वाली का क्या? तेरी वाली कहाँ से आ गई? देव तो अधीर की बात सुनकर सक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। लेकिन फिर तभी वो एकदम से बोला, अरे भाई, मेरा मतलब मेरी वाली नहीं, तेरी साली से था। अच्छा, अधीर बोला, जिसकी ये बात सुनकर देव को चैन पड़ता है। वो धीरे से खुद से बोला, अच्छा हुआ इसने मेरी बात मान ली, नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। इसके बाद ये दोनों ही दोस्त ऐसे ही ड्रिंक करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। रात का दूसरा पहर था। सन्नाटा इतना गहरा कि हवा की सरसराहट भी शोर जैसे लग रही थी। पवन अपनी काली एसयूवी में शहर से दूर उस सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। उस घने अंधेरे में चांद बादलों के पीछे लुका-छिपी खेल रहा था। हेडलाइट की रोशनी ही पवन का एकमात्र सहारा थी। अचानक उसने ब्रेक पे जोर से पैर मारा। टायरों की चीख के साथ गाड़ी रुकी। सामने का मंजर हसीन और दिल दहला देने वाला था। एक लड़की दुल्हन के सुर्ख लाल जोड़े में नंगे पैर बेतहाशा भागी जा रही थी। उसके पीछे 3-4 आदमी लट लेकर दौड़ रहे थे। पवन गाड़ी से बाहर निकला और उस लड़की पर चिल्लाते हुए, तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है। वो लड़की हाँफे जा रही थी। तभी पवन की नजर उन आदमियों पर जाती है। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखकर, लड़की चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो तुम लोग, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं जाना वहां। एक आदमी अपने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को अपनी तरफ खींचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी हाथ बीच में ही किसी ने रोक ली। ये कोई और नहीं बल्कि पवन ही था, जो उस आदमी का हाथ पकड़े हुए था। अगर ये तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती तो तुम लोग इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। देखो लड़के, तुमसे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए हमारे बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती मतलब नहीं जाना चाहती। उसमें से एक आदमी पवन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पवन अपनी गन निकाल कर उनके सामने फायरिंग कर देता है। तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से निकलो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कोई भी बात सिर्फ एक बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं। बंदूक देखकर चारों लोग बहुत डर गए थे। वो चारों एक दूसरे को देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही पवन उस लड़की से कहता है, तुम तो सड़क पर ऐसे चल रही हो जैसे सड़क तुम्हारे लिए खाली है। पवन उसे और कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी पवन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। चांद की रोशनी में उस लड़की का चेहरा चमक रहा था, जैसे ना जाने कितनी ही रोशनी को अपने अंदर समेटे हुआ हो। पवन की नज़र जब उसके चेहरे पर जाती है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसकी काली घने पलकें, गुलाबी होंठ और मासूम सा चेहरा। वो तो कुछ देर उसमें ही खो गया था। उसे होश तब आया जब उसके बगल से एक बाइक गुजरी। पवन उसे अपनी गोद में ही उठाकर अपनी गाड़ी के सीट पर लिटा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ कदम कमरे के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो रुक जाते हैं। करण और ओम जो अभी अभी कमरे में आए हैं, अपने सामने का नजारा देखकर दोनों की ही आंखें फैलकर बड़ी हो जाती है। वो दोनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए पहले अपने सामने पड़े अधीर और देव को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। ओम बोला, करण भाई, मेरी आंखें जो देख रही है, क्या आपकी आंखें भी वही देख रही है? करण हाँ बोलते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। दोनों फिर से अपने सामने देखते हैं, जहाँ पर अधीर सोफे से टिककर सो रहा था और देव उसकी गोद में सर रखकर सो रहा था। करण और ओम को ये बहुत अजीब लगता है। करण ओम से बोला, हमें इन्हें उठाना चाहिए। ओम बोला, और नहीं क्या? वो तो अच्छा है यहाँ पर हम हैं, लेकिन यदि यहाँ पर हमारी जगह कोई और होता तो वो क्या सोचता इनके बारे में? दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, जिनकी आवाज़ से अधीर की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सर में हल्का दर्द था। अधीर की नजर ओम और करण पर जाती है। वो दोनों से बोला, तुम लोग इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुम्हें
कोई और काम नहीं है क्या? अधीर की बात सुनकर दोनों लड़कों की हैरानी से आंखें फैल जाती है। अधीर बोला, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? करण धीरे से बोला, भाई पहले तुम खुद को तो देखो। अधीर की आंखें ये सुनकर छोटी हो जाती है। वो अपने आप को देखता है और जैसे ही उसकी नजर उसकी गोद में सो रहे देव पर जाती है, वो एकदम से अपनी जगह से उठता है। अधीर के ऐसे उठने से देव तो सीधा लुढ़क जाता है और लुढ़कता हुआ 2-3 बार घूम जाता है। देव दर्द के मारे कराह रहा था। वो अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, इतनी सुबह सुबह कौन सा भूकंप आ गया? धरती क्यों घूम रही है? वही अधीर देव पर चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ ऐसे क्या कर रहे हो? देव जब ये सुनता है तो वो अधीर को हैरानी से देखता है और फिर अपनी जगह में उठकर बैठ जाता है। देव अधीर के पास आकर आते हुए बोला, एक मिनट, ये मेरा कमरा है और तुम मेरे पास आए फिर बोल रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? अधीर अब ध्यान से कमरे को देखता है। अधीर को रात की सारी बात याद आ जाती है कि रात में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वो बोला, ये कमरा तुम्हारा है तो क्या हुआ, ये घर तो मेरा है। अधीर की इस बात पर देव की आंखें फैल जाती है। वो अपनी फैली आंखों से अधीर को देखते बोला, तो मैंने कब कहा ये घर मेरा है? वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे जिसे देखकर ओम और किरण पागल हो रहे थे। करण दोनों को शांत करवाते बोला, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो? करण की ऐसी बातें सुनकर अधीर और देव दोनों ही उस तरफ देखते हैं। अधीर की आंखें छोटी थी। वो बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अधीर की इतनी खतरनाक नजरों को देखकर तो दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर ओम हिम्मत बांधते हुए बोला, हम तो बस देव से मिलने आए थे। लेकिन देव कुछ भी बोलता उससे पहले ही अधीर के घूरने से वो वहां से भाग जाता है। अधीर अब ओम और करण से बोला, खबरदार जो आज के बारे में किसी को पता चला तो। ये धमकी सुनकर तो दोनों भाई डर जाते हैं, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते हैं। ओम करण से बोला, करण भाई यदि आज के बारे में किसी को पता चल गया तो करण ओम को समझाते हुए बोला, गलती से भी नहीं, यदि आज की बात किसी और को पता चली ना तो तुम ये अच्छे से जानते हो कि अधीर हमारे साथ क्या करेगा। करण की ऐसी बातें सुनकर तो ओम एक पल के लिए डर जाता है। ओम खुद से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा या किसी को नहीं बताऊंगा। पीछे से आवाज आई, क्या किसी को नहीं बताऊंगा? उस आवाज को सुनकर ओम और करण दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और दोनों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक बार फिर पीछे से आवाज आई, तुम दोनों क्या छिपा रहे हो? क्या किसी से नहीं बताओगे? एक फ्लैट में एक मासूम सी लड़की सोई हुई थी। वो खुद को समेटे हुए किसी बच्चे की जैसी लग रही थी। सूरज की रोशनी जब उसके फेस पर पड़ी तो धीरे धीरे आंखें खोलकर उसने अपने आसपास का नजारा देखा। उसके मन में घबराहट और आंखों में दर्द दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है। मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ मैं कैसे आई? वो खुद में ही खोई हुई थी कि उसे एक सख्त आवाज सुनाई दी, रात को तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन तुम फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करके अपने यहाँ से घर के लिए निकल जाना। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। जिसे पवन ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये पवन का ही फ्लैट है जो कि बहुत ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस फ्लैट में वो अकेला ही रहता है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की अपनी रूंधी हुई आवाज में बोली, मेरा कोई घर नहीं है और ना ही कोई मेरा अपना है। जो मेरा अपना था उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा और अपनी नशे की लत के चक्कर में मुझे उम्र में दोगुनी आदमी से शादी के लिए मजबूर किया और मुझे उसके हाथों बेच दिया। जब मैं छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी नानी ने मुझे बड़ा किया। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मामू मुझे कभी प्यार नहीं करते, वो तो हमेशा अपने नशे की लत में रहते हैं और इसी नशे की वजह से उन्होंने मुझे बेच दिया। अगर मैं कल अपनी शादी से नहीं भागती तो आज मैं उस दरिंदे का शिकार बन जाती। मुझे नहीं जाना अपने घर, लेकिन हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर पवन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पवन खुद अनाथ था और माँ बाप के ना होने का दर्द वो अच्छे से जानता था। उसने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। वो खुश होते बोली, क्या सच में मैं यहाँ रह सकती हूँ? अब बहुत अच्छे है, आपने मुझे रात को उन लोगों से भी बचाया और अब मुझे अपने घर में भी रख रहे हैं। मैं जल्दी अपने लिए कहीं रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। अब जाओ फ्रेश हो जाओ, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की का मुंह बन जाता है। पवन उसे वॉशरूम बताता है। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि पवन बोला, रुको लिटिल गर्ल, मेरा नाम आंचल है, तुम्हारा नाम जो भी हो, तुम्हारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए? आंचल अपना मुंह गोल बनाते हुए ना में अपना सर हिला देती है। पवन अपने कवर से अपना एक शॉर्ट उसे उस लड़की को देता है और कहता है, थोड़ी देर के लिए पहन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा देता हूँ। ये बोलकर पवन कमरे से निकल जाता है। आंचल खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, यही बात थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते थे, इतना खड़ूस बनने की क्या जरूरत है?
आंचल वॉशरूम में चली जाती है। इधर राधिका जिसके साथ में पलक भी थी, ओम इशारों इशारों में करण से बोला, भाई आज तो हम दोनों मरने वाले हैं, अब क्या करें। करण ओम को शांत कराते हुए बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं संभालता हूँ। दोनों अब पीछे पलटते हैं। राधिका करण से बोली, आप दोनों क्या बात कर रहे थे भाई साहब, और क्या छिपा रहे हैं हम सबसे। करण हंसते बोला, कुछ नहीं भाभी साहब, हम दोनों तो बस ऑफिस की बात कर रहे थे। ये सुनकर पलक की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए बोला, क्या ऑफिस की बात। लेकिन इतनी सीरियस होकर पलक के ऐसे घूरने से तो ओम डर जाता है। अब डरे भी क्यों ना, जब उसे पता है कि पलक कितनी गुस्से वाली है। जब वो देव को बेच सकती है तो उसके साथ क्या क्या नहीं कर सकती। करण बात को संभालते हुए बोला, भाभी साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों ऑफिस की बात कर रहे थे। पलक अब अपने दोनों हाथों को गुंडों के जैसे बांधते हुए दोनों से बोली, अच्छा तो फिर हमें भी बताओ कि आखिर ऑफिस की ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम दोनों का ही सीक्रेट है। ओम पलक को ऐसे देखकर डर गया और वो एकदम से बोला, वो बात यह है कि हमारे ऑफिस की छत में एक बिल्ली ने 5 बच्चे दिए हैं और यही बात हम सबसे छिपा रहे हैं। ओम ने ये बात इतनी जल्दी बोली जैसे कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसकी बात सुनकर तो राधिका और पलक दोनों हैरान ही रह जाती है। वही करण भी अजीब सी शक्ल बनाए उसे देख रहा था। ओम की ऐसी बातें सुनकर तो करण का मन कर रहा था कि वो अभी अपना सब पीट ले, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। वही पलक तो ये सुनकर खुश हो जाती है। पलक खुश होते बोले, क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम हमसे ये बात छिपा क्यों रहे थे। पलक को अब उनके ऊपर शक ना होते देखकर दोनों लड़के खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं। तभी पलक चहकते हुए राधिका से बोली, राधिका आज ना हम भी ऑफिस चलेंगे और चलकर बिल्ली के बच्चे को उनके साथ खेलेंगे। तुम्हें पता है ना मुझे बिल्ली के बच्चे कितने पसंद है। पलक की खुशी उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी, जिसे खुश देखकर राधिका भी स्माइल करती है। लेकिन ओम और करण के चेहरे का तो अब रंग ही उड़ चुका था। वो दोनों बुझी हुई शक्ल से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन अब करण की आंखों में थोड़ा गुस्सा था, जैसे वो बोल रहा हो, साले तुझे कोई बात नहीं सूझी बोलने के लिए, अब हम बिल्ली और उसके बच्चे कहाँ से लाए। ओम भी अब अपना मुंह बनाते हुए आंखों से बोला, इसमें मैं क्या करूं, मुझे जो सूझा बोल दिया। दोनों ही अब कुछ सोचकर राधिका और पलक से बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये क्या, दोनों लड़कियां तो वहां पर है ही नहीं। करण बोला, अब ये दोनों कहाँ गए। दोनों यहाँ वहाँ देखते हैं तो राधिका और पलक दोनों हॉल में तारा जी और मोहिनी जी के पास पहुंच गई थी। राधिका जाकर दोनों के पैर छूती है। तभी तारा जी राधिका से बोली, अब बेटा आकर हमारे पास बैठो। राधिका जाकर तारा जी के पास बैठ जाती है। तारा जी बोली, बेटा तुम्हें पता है कि तुम हमारे परिवार के लिए कितनी खास हो। हमारी बात, परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही संभालनी है। राधिका बोली, हाँ मासा, हमें पता है और हमें ये भी पता है कि आप इसमें हमारा पूरा साथ देंगे। राधिका तारा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, जिससे उनके फेस में स्माइल आ जाती है। तभी मोहिनी जी बोली, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, इसीलिए तो हम ये चाहते हैं कि वो हर चीज सीखो जो एक हुक्मरानी सा के लिए जरूरी है। इसके बाद वहां पर थोड़ी शांति छा जाती है, जिसके बाद तारा जी बोली, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अधीर के साथ उसका ऑफिस ज्वाइन करो ताकि तुम भी सब कुछ सीख सको। ऑफिस ज्वाइन करने का सुनकर राधिका एकदम से बोली, ऑफिस, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ माँ, जबकि मुझे तो ऑफिस के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तारा जी बोली, पता नहीं है तो चल जाएगा बेटा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो, इससे तुम काम में अधीर की हेल्प भी कर सकती हो। बेचारी राधिका तो ये सुनकर सोच में ही डूब जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। पास में बैठी पलक भी सारी बातें सुन रही थी। वो कंफ्यूज राधिका को देखे जा रही थी। पलक के साथ साथ तारा जी और मोहिनी जी भी राधिका को देख रही थी। उन्हें राधिका के जवाब का इंतजार है कि आखिर राधिका क्या बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ करण ओम पर चिल्लाया जा रहा था, क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की, अब एक और तुझे बीच में बोलने की, अब एक और मुसीबत पड़ गई न गले। अब मैं बिल्ली और उसके बच्चे को कहाँ जाकर ढूंढूं। बेचारा ओम तो बस अपना मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या करे। वही इधर राधिका से पलक बोली, यार राधिका, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, आंटी बिल्कुल सही तो बोल रही है, आखिर अब तुम्हें भी तो जीजू के काम में उनका हाथ बटाना है। पलक की बात सुनकर राधिका तारा जी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। राधिका बोली, मासा मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे इनसे पूछना पड़ेगा ना। तारा जी बोली, अरे उससे क्या पूछना, वो वही करेगा जो हम उससे करने के लिए बोलेंगे। राधिका ये सुनकर स्माइल करती है, पर फिर राधिका बोली, वो सब ठीक है मासा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तारा जी बोली, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। राधिका बोली, माँ मैं चाहती हूँ कि पलक भी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाए ताकि मुझे वहां पर एडजस्ट करने में परेशानी ना हो। पलक तो ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो बोली, राधिका मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं, मुझे ये सब ऑफिस के काम नहीं होंगे। राधिका पलक का हाथ पकड़ते हुए, मैं कौन सा कोई बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम है, और वैसे भी कौन सा तुम्हें वहां पर कुछ काम करना है, तुम बस मेरे साथ रहना और मुझे बताते रहना। राधिका तारा जी और मोहिनी जी तीनों की फोर्स करने पर पलक ऑफिस जाने के लिए मान जाती है। पलक बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि फिर मुझे वापस भी जाना है, हॉस्पिटल में मेरी जरूरत होगी।
राधिका ये सुनकर पलक को खुशी से गले लगा लेती है। यह चारों अब सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन अधीर अभी तक वहां नहीं आया था। तारा जी राधिका से बोली, क्या हुआ बेटा, अधीर अब तक क्यों नहीं आया? राधिका तो ये सुनकर शांत रह जाती है। अब वो क्या बोली तारा जी से कि कल रात उसने उनके बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया था। बेचारी राधिका सोच में पड़ी हुई थी कि क्या जवाब दे। तभी पलक खुश होते बोली, लो जीजू भी आ गए। सबका ध्यान अब उस तरफ जाता है जहाँ सीढ़ियों से अधीर अपने ऑफिस के कपड़ों में चला आ रहा था। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में अधीर किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अरे उसके सामने तो मॉडल तो चाय कम पानी थी। राधिका तो अधीर को देखती है तो देखती ही रह जाती है, जिसे नंदिनी देख लेती है। वो धीरे से राधिका से बोली, भाभी ऐसे मत देखो, वो आपके ही है और यदि अच्छे से देखना है तो फिर कमरे में ज्यादा अच्छा होगा। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर तो राधिका शर्मा जाती है और राधिका के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। जिसे ऐसे देखकर नंदिनी को भी हंसी आ जाती है। वही अधीर एक नजर सबकी तरफ देखता है और फिर वहां से जाने लगता है। जिसे ऐसे जाते देख कर तारा जी अधीर से बोली, अधीर बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अधीर बोला, माँ आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। तारा जी बोली, लेकिन नाश्ता तो करते जाओ बेटा। अधीर, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। माँ रुकड़े हुए मन से राधिका को देखकर वहां से चला गया। अधीर की ऐसी नजर देखकर राधिका समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। अधीर राधिका से कल की बात के लिए नाराज है। तारा जी राधिका की तरफ देखती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। वही अधीर जाते हुए बिना पीछे पलटे बोला, तुम लोग भी जल्दी ऑफिस पहुंचो, नहीं तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अधीर की बात सुनकर तो करण, ओम और देव तीनों डर जाते हैं। उन तीनों को ये बात अच्छे से पता थी कि आज तो ऑफिस में उन तीनों की अच्छी खासी बैंड बजने वाली है। वहीं घर के बाकी लोग राधिका को देख रहे थे। उसे देखकर सब समझ गए थे कि जरूर कुछ बात है, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। राधिका अब नाश्ता नहीं कर रही थी, जिसे देखकर तारा जी बोली, बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? राधिका बोली, माँ साहब मुझे भूख नहीं है। तारा जी ये सुनकर राधिका पर गुस्सा करते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? अब उस नालायक ने कुछ नहीं खाया तो क्या तुम भी उसके पीछे कुछ नहीं खाओगी? बैठो चुपचाप और खाओ। वैसे भी उसे लाइन पर लाने के लिए तुम्हें हिम्मत तो चाहिए ही। राधिका अब सबके साथ खाना खाने लगती है। नाश्ता हो जाने के बाद बाकी सब भी अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन अधीर और बाकी सबको इस बारे में पता नहीं था कि राधिका भी आज से ऑफिस आने वाली है। सबके जाने के बाद तारा जी राधिका को ऑफिस के लिए रेडी करती हैं। राधिका ऑफिस साड़ी पहनकर जा रही थी, जिस पर तारा जी उससे बोली, सब जगह का अपना एक ड्रेस होता है, जैसे घर के कपड़े साड़ी है वैसे ही ऑफिस की ड्रेस भी है, और तुम अब से वही ऑफिस पहन कर जाओगी। राधिका तो ये सोचकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास उसे जीन्स पहनने के लिए बोल रही है, लेकिन राधिका ने पहले कभी जीन्स नहीं पहना था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं आती। राधिका बोली, माँ मैं आपकी बात मानकर ऑफिस जा रही हूँ ना, तो प्लीज आप भी मेरी बात मान जाइए और मुझे वही कपड़े पहनने दीजिए जो मैं पहनती हूँ। तारा जी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन मोहिनी जी उन्हें रोक लेती है। मोहिनी जी बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें जींस नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम सूट पहन कर जाओगी। सूट के लिए राधिका मान जाती है। थोड़ी देर में दोनों लड़कियां हॉल में खड़ी थी। तभी तारा जी ने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ देव, करण और ओम तीनों बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, क्योंकि उनके सामने गुस्से में उनका काल जो बैठा हुआ था। अधीर गुस्से से तीनों को घूर रहा था। वो बोला, मैंने तुम तीनों को जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था वो कहाँ है? ओम इस पे डरते बोले, लेकिन भाई वो प्रोजेक्ट तो हमें 3 दिन बाद जमा करना था। अधीर बोला, 7 दिन हो गए मुझे तुम लोगों को प्रोजेक्ट दिए और अभी तुम 3 दिन की बात कर रहे हो। तुम लोग यहाँ काम करने आते हो कि मौज उड़ाने? अधीर की ऐसी बातें सुनकर बेचारे ओम का मुंह ही लटक जाता है। वो अपने लटके हुए मुंह से धीरे से बोला, हे ऊपर वाले प्लीज हमें इस शैतान भाई से बचा लो, नहीं तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। वो तीनों लड़के ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि तभी वहां पर गाना बजने लगा। धोखेबाजों में रह रह के धोखेबाज हो गए। जैसे ही उस ऑफिस में ये गाना बजता है तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन अधीर की और गुस्से में वही देव, उसका तो पूरा चेहरा ही काला पड़ जाता है। वो जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और जल्दी से कॉल काटता है, क्योंकि ये गाना उसके मोबाइल में ही बज रहा था। करण देव को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, साले फोन में ऐसे रिंगटोन कौन डालता है जैसे पता नहीं कितने ब्रेकअप हो गए हो। देव बस करण को चुप रहने के लिए बोलता है और अधीर की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रहा था कि एक बार फिर उसका फोन बजा। अधीर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, कॉल उठाओ। देव अब डरते हुए कॉल उठाता है और हेलो बोलता है, लेकिन जैसे ही देव ने सामने वाले इंसान की बात सुनी उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। देव के चेहरे के उड़े हुए रंग को सभी देख सकते थे। अधीर तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ओम और करण के दिल की धड़कन तो बढ़ गई थी। ओम करण की तरफ देखते हुए इशारे से बोला, इसे क्या हुआ? करण अपने कंधे उचकाते बोला, मुझे क्या पता किसे क्या हुआ। वही देव धीरे से बोला, हाँ मैं इसके बारे में बॉस से पूछ कर बताता हूँ। जिस पर सामने से गुस्से भरी आवाज आई, मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि तुम्हें उससे पूछना है, तुम बस उसे मेरा ऑर्डर सुनाओ। देव कहा, ये तो सुनकर गला ही सूख जाता है। वो अधीर एक नज़र अधीर की तरफ देखता है और फिर धीरे से कॉल पर बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ। कॉल कट जाती है तो अधीर अपनी सर्द आवाज में बोला,
किसका कॉल था और क्या बोलना है तुम्हें मुझसे? इस पर देव अधीर को देखते बोला, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। ये सुनकर अधीर की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन फिर वो बोला, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब तुम बताओ क्या बात है? देव डरते हुए अधीर से बोला, वो माँ ने आपके लिए एक नई पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढी है जो आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। अधीर ये सुनकर गुस्से से बोला, क्या पर्सनल सेक्रेटरी, और वो भी एक लड़की? मैंने बोला कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, फिर भी माँ ये सब क्यों कर रही है? मेरे पास सिर्फ एक ही लड़की रहेगी और उसके अलावा कोई भी नहीं। अधीर ने ये लास्ट वाली लाइन अपने मन में ही कही थी। वही देव डरते हुए धीरे धीरे अपने चेयर से उठ जाता है और वह अधीर से बोला, बॉस, मैं आपसे ये बताना तो भूल ही गया था कि वो ऑफिस पहुंचने वाली है। क्या उसे परमिशन किसने दी मेरी इजाजत के बिना यहाँ आने की? अधीर गुस्से से बोला तो देव भी वहां से भागते बोला, आपकी माँ ने, और किसने? बिना मतलब कि आप दोनों मुझे बीच में फंसाते रहते हैं। अधीर देव पर चिल्लाते बोला, मुझे कुछ नहीं पता, उस सेक्रेटरी को यहाँ से बाहर निकालो। बस। देव भी दरवाजे से झांक कर बोला, ये काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माँ को मना कर सकूं। और ये बोलकर वहां से ऐसे भागता है जैसे कोई पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ गया हो। देव तो ये तक नहीं देखता कि इस वक्त वो घर में नहीं बल्कि ऑफिस में है। देव भागते हुए सीधा जाकर लेफ्ट में चला जाता है। देव को ऐसे भागते देखकर वहां के सभी एम्प्लॉय हैरानी से उसे देखते। लिफ्ट में घुसकर देव जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसे सभी हैरानी से देख रहे थे। देव ने जब ये देखा तो अच्छे से खड़ा हो गया, फिर सबको देखकर स्माइल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो देव गुस्से में बोला, अरे अपना काम करो ना, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझ में कोई हीरे जड़े हैं क्या? देव की बात सुनकर सभी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वही देव एक चैन की सांस लेते हुए अपने आप से बोला, अच्छा हुआ कि मैं वहां से भाग निकला, नहीं तो पता नहीं वो दुश्मन दोस्त मेरा क्या करता। देव तो बच निकला भाई, लेकिन अभी भी वहां पर करण और ओम तो बचे थे। अधीर उन दोनों को देखता है। वो दोनों भी अधीर को ही देख रहे थे। अधीर को ऐसे रिएक्ट करते वो लोग पहली बार देख रहे थे। अधीर दोनों को घूर कर देखता है और दोनों से बोला, उस सेक्रेटरी को यहाँ से भगाओ। जैसे ही करण और देव ने ये सुना तो एक साथ बोले, क्या हम? लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? यदि हमने ये किया तो माँ हमें बहुत मारेंगी। अधीर की ये बात सुनकर आंखें छोटी हो जाती है और वो इन दोनों को घूरते बोला, माँ तो सिर्फ थोड़ा बहुत मारेगी, लेकिन बेटा तुम ये सोचो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ। अब तो उन दोनों लड़कों को ही रोना आ रहा था। इस वक्त दोनों की हालत ऐसी थी कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई पे चारे, जाए तो जाए कहाँ। अधीर अब शांति से अपनी चेयर में बैठ गया और बोला, तुम दोनों का आज का यही काम है, उसे यहाँ से भगाना। और यदि तुम दोनों ने ये काम अच्छे से किया तो आज तुम दोनों को मेरी तरफ से क्लब में पार्टी। जैसे ही दोनों लड़के ये सुनते हैं तो दोनों की आंखें खुशी से चमक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर खुश होते हुए बोले, भाई आपका आदेश शराकों पर, आप जैसा बोल रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये बोलकर दोनों हंसते हुए से चले जाते हैं। जिसके बाद अधीर खुद से बोला, मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लड़की कैसे मेरे करीब आती है, लेकिन इसके पहले मुझे उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अधीर अपना ऑफिस फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। अधीर कॉल पर थोड़ी देर बात करता है और फिर बात करने के बाद उसके फेस में एक डबल स्माइल आ जाती है। उस स्माइल में कई बातें छिपी हुई थी। अधीर स्माइल करते अपने फोन को हाथ में गोल गोल घुमा रहा था और वो खुद से बोला, मैं भी देखता हूँ तुम्हें, तुम कैसे थोड़ी देर में खुद भागते हुए मेरे पास आकर माफी नहीं मांगते। वही राधिका और पलक दोनों ही ऑफिस के रास्ते में थी। पलक खुश होते हुए राधिका से बोली, राधिका तूने जीजू को इसके बारे में बताया कि तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने वाले हो? राधिका कार के विंडो से बाहर देखते बोली, अभी नहीं, क्योंकि मैं वहां जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। पलक भी ये सुनकर खुश होते हुए बोली, फिर तो ये और भी अच्छी बात है। देखना तुम जीजू को जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा ना तो वो भाग के तुम्हें गले लगा लेंगे। दोनों लड़कियां ऐसे ही बात करते हुए जा रही थी और दोनों बहुत खुश थी, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि जिससे वो दोनों ये उम्मीद कर रही है कि वो उनका स्वागत करेगा और खुश होगा, मगर ऑफिस में तो उसका उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर तो उन्हें भगाने का प्लान बनाया जा रहा है, कैसे उन दोनों से छुटकारा पाया जाए। दोनों लड़कियां ऐसी बात करते हुए जा रही थी और दोनों बहुत खुश थी, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि जिससे वो दोनों ये उम्मीद कर रही है कि वो उनका स्वागत करेंगे और खुश होंगे, मगर ऑफिस में तो उसका उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर तो उन्हें भगाने का प्लान बनाया जा रहा था कि कैसे उन दोनों से छुटकारा पाए। ऑफिस में देव यहाँ से वहाँ घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देव खुद से बोला, यार आखिर मैं इन माँ बेटे का क्या करूँ, दोनों हमेशा ही मुझे बीच में फंसा देते हैं, जैसे बड़ा पाव के अंदर मैं कोई बड़ा हूँ। देव खुद से बोला, यदि मैंने माँ की बात मानी तो बेटा मुझे दुश्मन बना लेगा, और बेटे की बात मानी तो माँ तो घर से ही बाहर निकाल देगी। बेचारा देव आज बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। तभी देव के मोबाइल में एक मैसेज आता है। देव मोबाइल निकाल कर चेक करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो लगभग चिल्लाते बोला, आखिर ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन?
ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसने मेरी 2 महीने की सैलरी काट ली। बेचारा देव तो रो भी नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और कैसे अपने इस सनकी दोस्त को मनाए। देव अब एक गहरी साँस लेता है। वो खुद से बोला, बेटा देव, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि तुझे अपनी सैलरी वापस चाहिए तो उस लड़की को तुझे यहाँ से भगाना ही होगा। देव भी ये प्लान बनाने लगता है कि वो लड़की को कैसे भगाए। इधर करण और ओम भी यही सब प्लान बना रहे थे। तभी ओम मुझसे बोला, भाई यहाँ पर ऐसे बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ से बाहर निकल कर देखना होगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। करण बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। दोनों ही लड़के अब ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो वहां पर देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ओम हैरानी से सामने देखते हुए बोला, भाई हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की होगी, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का मेला लगा हुआ है। तभी करण बोला, अरे मैं तो ये बताना भूल ही गया था कि आज हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। ये सभी उसी की कैंडिडेट है। ओम ये सुनकर हैरानी से बोला, क्या? तो फिर हम इन सब में से उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? हमें कैसे पता करेंगे कि आखिर वो कौन है जिसे माँ ने भेजा है? और अगर वो लड़की सीधा भाई की कैबिन में पहुंच गई तो? इस बात से अब दोनों ही लड़के परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों अब क्या करें। तभी करण बोला, ओम मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस लड़की को रोक सकते हैं। ओम अपनी चमकती हुई आंखों से करण को देखते बोला, कैसा प्लान? करण बोला, तुम एक काम करो, तुम जाकर अधीर की कैबिन के बाहर पहरा दो और देखो कि कोई लड़की उसकी कैबिन में ना जाए। और मैं यहाँ पर पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन और उसे यहाँ से भगाता हूँ। ओम करण की बात से सहमत होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं करण एक जगह पर खड़े होकर वहाँ आए सभी लड़के लड़कियों को देख रहा था। करण खुद से बोला, इसमें से कोई है जिससे हमें पीछे छुड़ाना है और मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरे होते हुए वो लड़की यहाँ से कैसे बच कर जाती है। अब तो ये तीनों लड़की अपने अपने काम में लग गए थे। वहीं एक कार अब ऑफिस के सामने आकर रुकती है, जिससे हमारी सुंदर सी दोनों लड़कियां कार से बाहर आती है। पलक राधिका से बोली, तो मेरी जान कैसा लग रहा है तुम्हें? आखिर आज तुम्हारे काम का पहला दिन जो है। राधिका बोली, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं ये सोच रही हूँ कि उन्हें मेरा ऑफिस आना पसंद आएगा कि नहीं। पलक इस बात पे राधिका के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते बोली, मेरी जान तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो यार? तुम्हें तो पता है यदि जीजू को ये बात पता चली ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो तो वो खुद तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे और अपने घुटनों पर बैठते हुए प्यार से बोलेंगे, ओ मेरी जान, तुम ही तो मेरे दिल की रानी हो। तुम्हारे लिए ऑफिस तो क्या, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। फिर तुम इसमें काम करो या फिर कुछ और। पलक बड़ी ही अदाएं के साथ ये सब बोल रही थी, जिसे सुनकर तो हमारी राधिका शर्माने लगती है। वो पलक से बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। लेकिन राधिका के चेहरे ने तो सब बयां कर दिया था। पलक ये देखकर स्माइल कर देती है और बोली, अच्छा अब ये सब छोड़ो और अंदर चलो, जीजू हमारा वेट कर रहे होंगे। पवन जब अपने कमरे से रेडी होकर अपने काम के लिए जा रहा था, आज उसे बहुत जरूरी काम था। आज उसे एक किडनैपिंग गैंग को पकड़ना था, लेकिन किचन से आई आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। बर्तनों के खटकने की आवाज आई। वो गुस्से में नीचे आया, ये सोचकर कि आंचल शोर मचा रही होगी। लेकिन किचन का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। आंचल ने नहा धोकर पवन की वो शॉर्ट पहन रखी थी जो उस पर काफ़ी ढीली थी और उसके थाई तक आ रही थी। उसकी गोरी टांगे साफ दिख रही थी। वो बड़े मज़े से रोटियां बेल रही थी। तुम क्या कर रही हो? पवन ने कड़क आवाज में पूछा। आंचल पलटी। उसके चेहरे पर अब सुबह वाला डर नहीं था। वह चंचल और खुश मिजाज थी। पवन तो उसे देखता रह गया। वो जब भी आंचल को देखता देखता ही रह जाता। उसने बेलन नचाते हुए कहा, दिखता नहीं खाना बना रही हूँ। आपके इस बंगले में ना तो ढंग का राशन था और ना ही कोई इंसान। बड़ी मुश्किल से आटा ढूंढा है, बैठिए गर्म रोटी खाइए। पवन चिढ़ गया। मैंने कहा था ना ज्यादा मत बोलना, मुझे ज्यादा बहस करने वाले पसंद नहीं। अंचल ने मुंह बनाया। हम बड़े हैं चुप रहने वाले। अरे इंसान है तो बात करेंगे ना, गूंगे थोड़ी है हम। वैसे आप हमेशा ऐसे ही सड़े हुए रहते हैं या आज कोई स्पेशल दिन है? पवन उसे घूरता रह गया। आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की उसे ताने मार रही थी। फ्रेंड्स, आई नो कुछ दिनों तक एपिसोड नहीं आया जिससे आप लोग बहुत परेशान थे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अब स्टोरी रोज़ ही अपलोड होगी और ये स्टोरी बहुत जल्दी एंड होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।